नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से लाभार्थियों से बातचीत की है। क्या खास बात प्रधानमंत्री ने कही है, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा कि एक तरफ वो कहावत है ना कि राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। तो लूट मची है, लेकिन गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं में, दलों में संशय है। लगता है कि उनके हाथ राम नाम कम से कम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त शायद नहीं लगने वाला है। ज़्यादातर नेताओं ने ना कह दिया है। इसके बाद फिर बात करेंगे कि पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर से, नासिक से आह्वान किया था देश भर में मंदिरों की स्वच्छता का। बहुत ही जबरदस्त असर हुआ है पूरे देश में मंदिरों की स्वच्छता पर। इस पर बात होगी। और फिर ये भी, बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का बीजेपी एक बार फिर से आरोप लगा रही है। क्यों? क्योंकि एक नगर निगम के एक पदाधिकारी की बड़ी बुरी तरह से पिटाई हुई है और आरोप लालू यादव जी के रिश्तेदार पर लगा है। इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, समाज के हर वंचित को मिले सरकार की योजनाओं का लाभ। सिर्फ 2 महीनों में भागीदारों की संख्या 15 करोड़ के पार। लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव किए साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर पर स्मारक डाक टिकट किया जारी। 20 से भी ज्यादा देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। कहा, ये डाक टिकट विभिन्न समाजों पर श्री राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करने का प्रयास। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की मूर्ति। मूर्ति को मंदिर लाए जाने पर उत्साहित दिखे श्रद्धालु। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर बहस जारी। कई बड़े विपक्षी नेताओं ने ठुकराया निमंत्रण। अब इन नेताओं पर वापस उठ रहे हैं सवाल कि वो अयोध्या तो जाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर स्वच्छता अभियान का देश भर में हो रहा है जबरदस्त असर। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल्ली के मंदिरों की सफाई का कार्यक्रम। कई बड़े नेता समेत लाखों कार्यकर्ता भी चला रहे हैं अलग अलग जगहों पर मंदिरों में सफाई का अभियान। बिहार में एक अधिकारी पर हमला। लालू यादव के रिश्तेदार पर लगे गंभीर आरोप। पदाधिकारी वेंटिलेटर पर। गंभीर हालत को देखते हुए पटना से दिल्ली के लिए किया गया रेफर। बीजेपी ने लगाया जंगल राज पार्ट 2 का आरोप। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता और उसके आसपास के कई स्थानों पर छापेमारी। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण रेल और उड़ानें प्रभावित। देरी के कारण हवाई पट्टी पर यात्रियों के खाना खाने पर डीजीसीए नाराज। मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की भारत की असाधारण सफलताओं की सराहना। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभावों का किया उल्लेख। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की बातचीत लाभार्थियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया एक बार फिर से संवाद। प्रधानमंत्री लगातार ये संवाद करते रहे हैं, उसी क्रम में एक बार फिर से उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया है। लाभार्थियों से बातचीत में पीएम ने कहा, समाज के हर वंचित को मिले सरकार की योजनाओं का लाभ।
और यही मकसद भी है इस यात्रा का। विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलने वाला रथ विश्वास रथ है, कोई भी विकास से वंचित नहीं रहेगा। पीएम ने यह बात खास तौर पर कही। मोदी ऐसे लोगों को जरूर पूछता है जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। यह अभियान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन माध्यम, पीएम ने कहा। साथ ही पीएम ने कहा कि देश में गरीबी कम होने को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है वो उत्साह बढ़ाने वाली है। और इस कार्यक्रम में बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया कि उनको किस तरह से लाभ मिले हैं। और इस बीच सिर्फ 2 महीनों में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारों की संख्या 15 करोड़ के भी पार पहुंच चुकी है, करीब 16 करोड़ हो चुकी है। इस यात्रा के तहत 2,24,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों और 9,759 शहरी स्थानों को कवर किया गया है। 17 जनवरी 2024 तक स्वास्थ्य शिविरों में 4 करोड़ से भी अधिक लोगों की जांच हो चुकी है। और इसी दौरान स्वास्थ्य शिविरों में 2 करोड़ से भी अधिक लोगों की उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की भी जांच हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए माय भारत पर 38 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यात्रा के दौरान 2 करोड़ से भी अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए गए हैं। दरअसल 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और इस यात्रा का उद्देश्य शहरों और गांवों में घूमने वाली आईईसी वैन के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना है। इसमें खास तौर पर सरकारी योजनाओं, टिकाऊ खेती, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बताया कि 26 जनवरी तक चलने वाली यात्रा को व्यापक समर्थन मिलने के बाद इसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है। कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। इसलिए जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने भी सोचा था, लेकिन इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहाँ आनी चाहिए। तो जब ये मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा। और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। निशांत सौरभ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस रिपोर्ट पर और खास बातचीत के लिए। निशांत, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये यात्रा सफलता की नई गाथा लिख रही है। 16 करोड़ के आसपास लोग इससे अभी तक भागीदार हो चुके हैं, बहुतों को लाभ मिल रहा है। तो ये जो एक आउटरीच प्रोग्राम होता है सरकार के द्वारा, उसमें इस प्रोग्राम ने, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक नया मुकाम हासिल करके दिखा दिया है। जी लालचंद, देखिए बिल्कुल, क्योंकि 15 नवंबर को 2 महीने पहले जो झारखंड के खूंटी से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, तो इसका मकसद यही था कि 100% सैचुरेशन, यानी जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसका लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचे। जो हम लास्ट माइल डिलीवरी की बात कहते हैं कि समाज के अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति भी किसी भी योजना से वंचित ना रहे। तो समाज जो सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। और आज प्रधानमंत्री 10वीं बार खुद
विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ उन्होंने संवाद किया। इसका मतलब ये कि वो खुद पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश के कोने कोने से निकाली जा रही है, सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है और 2,32,000 आज जो मनसुख मांडविया जो जब स्पीच दे रहे थे उन्होंने बताया कि 2,32,000 ग्राम पंचायतों तक ये यात्रा पहुंच भी चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सफल रहा है। और प्रधानमंत्री खुद 10वीं बार आज जुड़े, उन्होंने लाभार्थियों के साथ संवाद किया और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लास्ट माइल डिलीवरी जिसकी बात हो रही है कि कोई भी वंचित ना रहे सरकार की योजनाओं से, तो वहाँ तक उन योजनाओं तक की पहुँच हो हर व्यक्ति तक, ये सुनिश्चित करना। तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने बहुत सारे आंकड़े भी दिए कि कैसे इस 2 महीने के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कैसे जो सरकार की अलग योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने बताया कि इन 2 महीनों के दौरान 50 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन मिले हैं। इसके अलावा 50 लाख से अधिक जो सरकार की कई बीमा योजनाएं हैं उनके लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। 22 लाख से ज्यादा जो उज्ज्वला योजना के तहत जो मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन अब तक मिले हैं। 10 लाख से अधिक पीएम स्वनिधि योजना जो रेहड़ी पटरी वालों के रोजगार के लिए उनको जो ऋण मुहैया कराने के लिए जो स्वनिधि योजना शुरू की गई है उसके लिए आवेदन मिले हैं। उसके अलावा पीएम किसान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड से भी लाखों लोग जुड़े हैं। तो ये एक दिखाता है कि कैसे सरकार समाज के वंचित तबकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भी जैसा प्रधानमंत्री ने बताया कि जो 26 जनवरी तक जो चलनी थी उसको फरवरी महीने तक भी कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस यात्रा पर जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आज की खास चर्चा कि पहले आपने सुना होगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये नारा तो 30-35 साल चला। आजकल सवाल उठ रहा है कि अयोध्या तो जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। करेंगे इस पर विशेष चर्चा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बारी खास चर्चा की और खास चर्चा आज उसी बात पर जो रामलला को लेकर संशय की स्थिति है। तारीख नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं अयोध्या जाएंगे लेकिन अभी पता नहीं कब जाएंगे। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या में सजावट है और भव्य राम मंदिर में पूजा का विधिवत आयोजन भी शुरू हो चुका है। तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, अयोध्या धाम, और वहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं, सजावट है, पूजा का आयोजन शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर बहस जारी है। और ये क्यों जारी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर विपक्षी नेताओं ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। राममय वातावरण में फारूक अब्दुल्ला राम के जीवन और उनके आदर्शों की सोशल मीडिया पर तो चर्चा कर रहे हैं। और इधर दिल्ली की बात कीजिए तो अरविंद केजरीवाल श्रवण कुमार की भूमिका में आ गए हैं, कह रहे हैं सबको तीर्थ कराएंगे, लेकिन खुद दर्शन करेंगे 22 तारीख को या नहीं अभी तक नहीं बताया, संशय बरकरार है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राम सबके हैं, लेकिन ये आयोजन जो है ये बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक आयोजन है। लेकिन राहुल गांधी से तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के नेता ही सहमत नहीं, यूपी कांग्रेस नेता इस आयोजन से पीछे नहीं रहना चाहते। वजह यह है कि वो लोग अपनी सियासत को देख रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो राजनीति करनी है तो जाना पड़ेगा। उधर शरद पवार जैसे विपक्ष के कई कद्दावर नेताओं ने 22 जनवरी के आमंत्रण को ठुकरा दिया है। तो 22 जनवरी के आमंत्रण को उन लोगों ने ठुकरा दिया, लेकिन साथ में ये विपक्षी नेता यह भी जोड़ते हैं कि 22 जनवरी के बाद वो कभी भी जा सकते हैं। कब जाएंगे ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जा सकते हैं। दरअसल सबके राम और राम मंदिर को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन में संशय की स्थिति लगातार बरकरार है। इसीलिए कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ बयान आता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये भूल जाते हैं कि राम इस देश की आत्मा है
तो अयोध्या का राम मंदिर देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया है। ये ध्यान नहीं है इन नेताओं को। कुछ लोग अपने दलों की राम मंदिर निर्माण में भूमिका को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं हमने भी किया था, लेकिन बीजेपी आरएसएस के संघर्ष को सियासत बता देते हैं। कहते हैं हमने तो भक्ति की थी लेकिन इन्होंने राजनीति की। 550 साल के अभियान में देश में सांस्कृतिक चेतना तब विकसित हुई जब इसे बीजेपी ने अपने अभियान में शामिल किया। ये एक ठोस सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या कोई भूल सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत जीवन में राम मंदिर और रामलला को लेकर कितनी अपार श्रद्धा रही है? याद कीजिए 90 के दशक में अयोध्या आकर नरेंद्र मोदी ने उस समय कहा था, मैं तो अब दोबारा तभी लौटूंगा जब मंदिर का निर्माण होगा, और नरेंद्र मोदी ने वही किया जो कहा। पीएम मोदी कार्यकर्ता के रूप में भी यही कहते थे कि अदालत के फैसले से ही राम मंदिर का निर्माण होगा, और वही सच हुआ। इच्छा शक्ति भी पीएम मोदी ने ही दिखाई और साक्ष्यों सबूतों को एक भाषा में ट्रांसलेट कराकर सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे रखा, उनकी सरकार के दौरान रखा गया। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कि विधि ने राम मंदिर शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी को ही बनाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2020 में लंबे समय के बाद गए, करीब 3 दशक के बाद राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए वो दोबारा अयोध्या गए थे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में अपनी भूमिका के प्रति समर्पित पीएम मोदी ने 11 दिनों का व्रत अनुष्ठान तो रखा हुआ है, और वो अनुष्ठान अभी चल रहा है। 22 तारीख तक चलेगा वो। मोदी के राम और गांधी जी के राम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये तो विपक्ष की सियासत है जो इसमें भी विभेद करती ही करती है। तो प्रधानमंत्री ने आज कुछ खास कहा है। दरअसल पोस्टल स्टैंप उन्होंने जारी किया और उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि इसका क्या कार्य होता है, लेकिन पोस्टल स्टैंप एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैंप इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी होते हैं। पोस्टल स्टैंप्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री राम, सीता और पवित्र ग्रंथ रामायण देश और दुनिया में मानवता को जोड़ने का एक माध्यम है। भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण, अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। तो एक तरफ अयोध्या में तैयारी है और दूसरी तरफ संशय जारी है। इसी पर आज की खास चर्चा। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ रहे हैं, और आज खास बात यह है कि आज दिल्ली से नहीं,
बल्कि अयोध्या से सीधे जुड़े हैं विनोद जी। और साथ में हमारे साथ धनंजय गिरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। साथ में संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के पक्ष में बातें भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी। मैं चर्चा की शुरुआत विनोद जी से करता हूं। विनोद जी, अभी तो आप अयोध्या में बिल्कुल जिसे कहते हैं पूरा वहां का जो धार्मिक भक्तिमय वातावरण है उसका रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो कि हमने 35 साल तक नारा सुना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आजकल बड़ा ये चर्चा में है कि अयोध्या तो जाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे कि कब जाएंगे। लाल जी, आप बढ़िया पूछा सवाल और मैं इसका जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जो स्टाम्प जो डाक टिकट जारी करते हुए जो अपना अनुमोदन दिया है, वो जो बता रहे थे, मैं खुद जाके राम मंदिर में इन चीज़ों का एहसास कर पाया हूँ। राम मंदिर कैसे और रामायण और रामचरितमानस जो भारत के जनमानस की एक आत्मा बनी है, राम इस देश के आत्मा है, राम इस देश के सांस्कृतिक चेतना के सूत्र हैं, वो आप कभी अगर मौका मिले और राम मंदिर के भव्य जो विराट प्रांगण है उसमें अगर आप ये देखें तो वहाँ माता सबरी से लेके केरट निषाद राज से लेके और समाज का कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है जो उस रामायण के और रामचरितमानस के चरित्र नहीं है जो आपको राम मंदिर की उस भव्यता में उनकी झांकी ना मिले। इसी भव्यता की झांकी आज स्टाम्प जो डाक टिकट जारी करते हुए उन्होंने जो पीएम ने कहा है, ये समाज को जोड़ने का, देश को जोड़ने का, ये पूरी मानवता को जोड़ने का जो एक परंपरा और एक संस्कृति है, उस संस्कृति का उद्बोधन आपको इन दिनों राम मंदिर और अयोध्या में देखने को मिलेगा। लाल जी, जो मैं देख रहा हूं यहाँ का उल्लास, जो लोगों के उमंग, कहीं गुजरात से साइकिल से आते हुए यात्री, कहीं हरिद्वार से पैदल चलते हुए यात्री, और वो उनका ये ऐसा उद्गार है कि 14 बरस के बाद अगर राम यहाँ आए थे और अयोध्या में जिस तरह से दिवाली मनी थी, वही रामलला विराजमान के प्रतिष्ठा के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में वही उमंग हमने त्रेता युग तो नहीं देखा है, लेकिन इस युग में इस उमंग को देख के आप रामचरितमानस की जो कल्पना है त्रेता युग की, उस कल्पना को आप साकार कर सकते हैं जी। रही बात, जब मैं आपकी रिपोर्ट पे आता हूं कि राम सबके राम, ये तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं, जो आप बता रहे थे सोशल मीडिया पे कपिल सिब्बल का उनका वायरल हो रहा है राम के आदर्श और राम के जीवनी को लेकर, लेकिन राम मंदिर से सबको दिक्कत है। तो सबके राम और राम मंदिर के बीच में थोड़ा सा फर्क करने की जरूरत है कि राम मंदिर सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर नहीं है, ये भारत की चेतना और भारत के एकता सूत्र का आज की तारीख में सबसे बड़ा एक प्रतिबिंब बना है। बिल्कुल, राम इस देश की जो मौलिक, आप ये कह सकते हैं कि एक आत्मा और संस्कृति की चेतना जगाने वाले राम मंदिर को लेके आज विभिन्न पार्टियां के अपने अपने तर्क हो सकते हैं। केजरीवाल इस राम मंदिर के बहाने श्रवण कुमार बन सकते हैं, शरद पवार 22 तारीख के बदले में दूसरी तारीख ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस कहते हैं, वो कहते हैं कि हम राम मंदिर से अपने को कभी अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए 22 जनवरी को पहुंचना उनके लिए उतना ही जरूरी है जैसे किसी भक्त के लिए जरूरी है। जी लाल जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं कि आप वहाँ पर बिल्कुल उपस्थित हैं, और वो निश्चित तौर पर उनको उनके सौभाग्य पर प्रश्न चिन्ह है जो निमंत्रण मिलने के बाद भी वहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं आता हूँ धनंजय जी, आपके पास भी आऊँगा, लेकिन पहले संजीव जी ये बताइए कि वो नारा हम सुनते रहे, मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, अभी देखिए कि मंदिर भी बन रहा है, और पहले किसी ने कहा कि यहाँ हॉस्पिटल बनवा दो, किसी ने कहा स्कूल बनवा दो, और अब ये हो रहा है कि जब मंदिर बन रहा है, बन गया है, तो अब कहते हैं कि चलिए हम वहाँ पर आपको तीर्थ कराएंगे। ये तो वही बात हुई संजीव जी, आप कुछ बनाएं, मैं उसका ज़िंदगी भर विरोध करूं, जब बन के तैयार हो जाए तो मैं दूसरों को वहाँ तीर्थ कराने लगूं। ये तो फिर बात वही हुई ना कि बिल्कुल रंग बदलने वाली बात हो रही है क्या कुछ नेताओं के द्वारा। संजीव जी। लाल जी, आखिर 22 तारीख को भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ से वापस आ रहे हैं हिंदुस्तान में, और अयोध्या में कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, ये राजनीति का प्रपंच काल चल रहा है जहाँ धर्म को आगे रख करके सारी राजनीति की जा रही है। कहने में कोई गुरेज नहीं है। शायद आप भी इत्तेफाक रखते हो या आपके विनोद जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि वो बड़ी बड़ी तस्वीरें जिसमें एक राजनीतिज्ञ स्वयं को नारायण बताता हुआ राम को छोटा
बालक के रूप में उंगली पकड़ा के राम मंदिर की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ये दृश्य देख करके आपको गर्व होता हो, ठीक है, जिस तस्वीर की आप चर्चा कर रहे हैं उस पर मैं जरूर बात करूंगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये प्रपंच काल ही चल रहा है। आखिर 22 तारीख से किसको राम से परहेज है? राम के बारे में तमाम वो गुणगान किए जा रहे हैं, राम के आदर्शों के बारे में बात की जा रही है। कहा जा रहा है उनको परहेज है जिन्होंने स्कूल हॉस्पिटल बनाने की बात कही थी। लाल जी सुन तो लीजिए महाराज, हाँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि केवल और केवल सारे राजनीतिक या विपक्षी पार्टियों को परहेज 22 तारीख से है। हाँ। 21 तारीख को वो जाएंगे तो राम को अपना आदर्श नहीं मानते हैं, और 23 को जाएंगे तो राम जी वहां नहीं मिलेंगे। ये जो लोगों के बीच में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें ये किस भगवान राम का न्योता यदि आ जाए आपके दरवाजे पे, मेरे दरवाजे पे आ जाए, मेरे मन में आ जाए, राम सपने में आ जाए, तो दौड़ के कल चले जाए हम। चंपत राय के न्योते को भगवान का न्योता बताया जा रहा है, और वो चंपत राय खुलेआम कैमरे के सामने कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी विष्णु के साक्षात अवतार हैं। अब इस तरह बातें करने वाले जो लोग हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक आका के चरणों में यानी कि दिक्कत इससे है कि चंपत राय जी क्यों तारीफ करते हैं पीएम की, दिक्कत यहाँ पे है ना। भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं ना। हाँ। तारीफ से हमें कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं, और वो अपने बुलावे को भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बुलावे को राम का बुलावा बताते हैं। ठीक है। 22 तारीख को नहीं जाना क्या इतना बड़ा अपराध हो गया कि हमें राम से दूर कर दिया जाएगा? अच्छा, किसकी हैसियत है कि हमें राम से दूर राम से मिलने में हमें न पहले परेशानी थी, न आगे परेशानी होगी। लेकिन असहजता है, असहजता है। कोई सुंदर कांड कर रहा है, कोई कह रहा है सर्वधर्म रैली करेंगे, कोई कह रहा है मैं वहां काला राम मंदिर जाऊंगा। लाल जी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या खुलेआम कहा कि वहां जाने की इच्छा मेरी भी है, बच्चों की है, माता पिता की है। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हम अपने माता पिता के साथ अयोध्या जाएं और श्री रामलला का दर्शन करें। लेकिन ये तो जिद की बात है कि आप 22 को आइए। ठीक, मैं आ रहा हूँ। धनंजय जी, एक ये बात उनका जो तर्क है कि देखिए भाई हम चाहे कभी भी जाएं, क्या दिक्कत है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई हम 22 तारीख को अगर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कह रहे हैं 22 तारीख को हम दूसरा सारा कुछ करेंगे, कोई कालाराम मंदिर जाएंगे, कोई उधर सर्वधर्म रैली करेंगे, कोई कुछ करेंगे, लेकिन 22 को वहां नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत है, बताइए धनंजय जी। नहीं देखिए लालचंद जी, दिक्कत क्या है सो समझिए। दिक्कत लंबे समय से चली आ रही है। नाती 420 आज श्रवण कुमार हो गए। जो नानी ने मना किया था कि मेरा राम उस मंदिर में नहीं जाएगा जहां विवादित ढांचा टूट के बना है, वो नाती 420 शराब कांड करने वाले अब श्रवण कुमार हो गए। कल तक दिल्ली में शराब कांड के आरोपी आज सुंदर कांड पढ़ रहे हैं। तो ये राममय हुआ जो समाज है, जो भारत का जीवन प्राणवंत समाज हो रहा है, राम हमारे अस्तित्व है, सीता हमारा सतीत्व है। इस जब ये देश प्राणवंत और जीवंत होकर राममय हो गया है, सब कुछ राम के पीछे खड़ा हो गया है, तब विघ्न संतोषी लोगों को कोई तो बहाना चाहिए, कोई तो कारण चाहिए, कोई तो रुकावट चाहिए। ऐसे नहीं वैसे कान को सीधा पकड़े उल्टा पकड़े। तो इनका ये चल रहा है। जैसे बाबा तुलसी ने कहा है कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़े जाने सही उल्टा सीधा बीज। तो किसी तरह से राम का नाम लेने की आज तो इनकी मजबूरी हो गई है। जो मौलवी और मुफ्तियों को इतने सालों से तनख्वाह बांट रहे हैं, वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और जो जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने कितने अड़ंगे लगाए और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। तो इस देश का सनातनी समाज, इस देश का राष्ट्र का जो बेसिक समाज है, वो देख रहा है और सबको अच्छे से जान रहा है, सबको अच्छे से पहचान रहा है, सबको परखे बारी बारी। और राम क्या है? राम के हमारे लिए जीवन मूल्य है। महावीर हो या मोदी हो, राम काज किए बिना मोहे कहा विश्राम। और हमारे लिए कोई चालीसा नहीं है, राम काज करिबे को आतुर, ये हमारे लिए कोई चालीसा नहीं है, हमारा जीवन चरित्र है। इसी चरित्र को लेकर के हम जी रहे हैं और इसी चरित्र के साथ हम जिएंगे और इसी चरित्र के साथ मरेंगे। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, राम नाम को आत्मसात किया है और इस देश की संस्कृति को जीवन प्राणवंत करने के लिए हमने सरकारें कुर्बान की है। सरकार की राजनीति की, सरकार बनाने की राजनीति नहीं की है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि राम के पास, अरे राम के पास क्या जाएंगे? राम से जब हृदय में राम जब तक नहीं होंगे तब तक जाके करेंगे भी क्या करेंगे? जाकर करेंगे भी क्या करेंगे? आप ये सब दावा कर सकते हैं क्योंकि 3 दशक तक लगातार आपने इसको अपने घोषणा पत्र में भी शामिल रखा। गोलियां खाई है जलालचंद जी, गोलियां खाई हैं। हम लोग अनेक
अनेक माओं की गोद सुनी हुई, बहने के सुहाग उजड़ा है, और तब जाकर के ये दिन आया है। इस दिन के लिए हमने सिर्फ मंगल नहीं गाया है, इस दिन के लिए हमने अपने प्राणों की वर्तिका बनाकर खुद को तिल तिल जलाया है। ठीक है, ये इतिहास रहा है, ये इतिहास रहा है, जाहिर सी बात है, इतिहास आपका रहा है। और व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी का इतिहास रहा है। संकल्प ले लिया था, 30 साल बाद जब गए तो शिलान्यास किया। विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि जिस तरह से ये इनका इतिहास रहा है, जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, पीएम मोदी का व्यक्तिगत भी, जिस तरह से उन्होंने संकल्प ले लिया, संकल्प को पूरा कर रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर इनकी दावेदारी बनती है। और जो विपक्ष के नेता कर रहे हैं और कह रहे हैं, शायद उसी को, जिसको हम लोग संशय बोल रहे हैं ना, उसी को ओवैसी ने छोटा रिचार्ज कह दिया इन लोगों को। लाल जी, मैं संजीव जी का सुन रहा था। ये सिर्फ संजीव जी या आम आदमी पार्टी की दिक्कत नहीं है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की दिक्कत है। उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है, पीएम मोदी से प्रॉब्लम है कि पीएम मोदी इस राम मंदिर के अभियान में और पीएम मोदी इस राम मंदिर के प्रतिष्ठा में, अगर ये प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं तो ये दिक्कत सिर्फ ये बात को कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए पीएम को कभी चंपत राय के बहाने, कभी वो मीम के बहाने, जो जिसको एक फोटो वायरल करके, और वो लगातार सारे नेता वही चीज बोल रहे हैं कि राम को छोटा करके पीएम बड़ा बन गए हैं। कभी शंकराचार्य के बहाने, ये अनेक तरह के जो भ्रम है उनको आज मैं थोड़ा सा, अगर संजीव जी सुने तो मैं थोड़ी सी जो मेरी जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। पीएम मोदी और राम मंदिर अभियान क्या है। ये पिछले 40 दशक की कहानी और 40 दशक का आप संघर्ष कह सकते हैं, जिसमें पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में। अगर आप देखिए तो शिला पूजन से लेके और गांव-गांव तक राम मंदिर के रूप में लेने के लिए, उसको जनचेतना में बनाने के लिए, उसको जन भागीदारी में शामिल करने के लिए पीएम मोदी ने गुजरात के 3 लाख से ज्यादा गांवों की यात्रा की थी। वो दौर था 80-85 का दौर। 90 के दौर में पीएम बीजेपी के कार्यकर्ता बनने के बाद आप ये देखिए कि अयोध्या और अयोध्या से बाहर जो शिला पूजन के बाद का जो अभियान है उसमें पीएम की वो सक्रियता देखिए। प्रधानमंत्री के बाद जब आते हैं तो आप देखिए कि एज ए प्राइम मिनिस्टर कितने प्राइम मिनिस्टर को यह मौका मिला होगा कि इस विवाद को खत्म करके कोर्ट के विवाद में आने के बाद अदालत में जो प्रोसीडिंग्स थी, अदालत में जो कार्रवाई थी, उसको सहूलियत देके इसी को डिसीजन को लाया जा सकता था जी। राजीव गांधी को यह अपॉर्चुनिटी मिली थी, नरसिंह राव को मिली थी, चंद्रशेखर को मिली थी, देवेगौड़ा को मिली थी, मनमोहन सिंह के समय तक मिली थी। क्या किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी सोचा? ये लाल कृष्ण आडवाणी जो कहते हैं कि विधि ने शायद नरेंद्र मोदी को ही इसके लिए चुना था, तो इसके पीछे तर्क भी है। तर्क ये है लाल जी, जब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुनवाई हो रही थी तो 1.5 लाख से ज्यादा सबूत और दस्तावेज थे, जो कोई अरबी में था, कोई फारसी में था, कोई अलग अलग लिपियों में लिखा गया था, जहां जहां से यात्री आते थे या उनका विवरण था। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद ही ये संभव हुआ कि उसको एक लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करा के सुप्रीम कोर्ट में रखा। क्या बात करते हैं। और इस चीज को ये आप नरेंद्र मोदी के इस संघर्ष और नरेंद्र मोदी के इस राम मंदिर के साथ लगाव को छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास के पन्ने को एक बार ढूंढ लीजिए, जो आज की नई विरासत को नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि राम मंदिर के लिए अगर 11 दिन के प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं तो वो उनकी भावना पिछले 35-40 साल की है, जिसको आज उस तपस्या को पूरे होते हुए बिल्कुल। संजीव जी, एक तो आप धनंजय जी की बातों का जवाब देना चाहते थे, वो भी कीजिएगा। दूसरी बात ये भी बताइएगा कि देखिए, इतिहास तो ये बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला चला है, इसमें क्या भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी की और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। संजीव जी। तो खुलेआम हमें कहने नहीं है, तो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी ये बात मान ले कि हमने एक अभियान चलाया, हमने राम मंदिर के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए जी। खुलेआम क्या, बीजेपी ने तो संजीव जी मैनिफेस्टो में 40 साल से दे रहा है कि उसको बरकरार रखा। संजीव जी को संजीव जी की बात पूरी होने देते हैं। ये गिरी जी पहले संजीव जी को सुन लेते हैं, फिर धनंजय जी, फिर संजीव जी बोलिए। कुछ बाधा आ रही है लगता है फिलहाल। इस बीच में धनंजय जी से बात कर लेता हूं, संजीव जी की जो गड़बड़ियां उनको ठीक करता हूं, उसके बाद
हाँ धनंजय जी आप बात रखिए। संजीव जी आपकी कुछ बाधा आ रही है नेटवर्क में, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। धनंजय जी बोलिए। लालचंद जी, जब हमने अपने मैनिफेस्टो में लगातार लिखा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे और इसी के लिए देश की, और ये देश की जनता ने हमको इसी के लिए वोट भी दिया है। हाँ। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं तो अभी देखो देश के 140 करोड़ के खिलाफ जा रहे हैं। जो जिस जनभावना से हमें वोट मिला था, जिस जनभावना के चलते हमें सरकार में और सरोकार में इस देश की जनता ने बैठाया था, उनकी आंखों में सपना था कि क्या सच में 370 खत्म हो सकता है, क्या सच में राम मंदिर बन सकती है, और हमने जो कहा सो करके दिखाया। हम कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, ये चालीसा नहीं हमारा चरित्र है, जीवन मंत्र है, हम इसी मंत्र के साथ जीते हैं। अब संजीव जी को सुन लेते हैं। संजीव जी आप बात पूरी कीजिए। लालचंद जी, क्या इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये छूट आती है कि शंकराचार्यों की, क्या इसके वजह से ये छूट मिल जाती है? कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, संजीव जी की बात हमारे तक कट के आ रही है फिलहाल। यही कह रहे हैं कि हाँ चलिए, फिलहाल कुछ बात आ रही है। आप कुछ छोटी सी टिप्पणी करना चाहते हैं तो कीजिए धनंजय जी। हाँ कीजिए। देखिए संजीव जी वही कर रहे हैं जो इनके नेता का कैरेक्टर है। हाँ। वो शायद बच्चों को लेकर इसलिए जाएंगे, हे प्रभु जिन बच्चों के माथे पर हाथ रख के कसम खाई थी कि कांग्रेस से ना समर्थन दूंगा न लूंगा, उन बच्चों को माफ कर देना। हमारी क्योंकि हमारी आदत है केजरीवाल की कि मैं अल्टी मारूंगा पलटी मारूंगा, कब किधर पलट जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता है, तो मेरे बच्चों को कसम खाई थी, इसके लिए प्रभु माफ कर देना। संपर्क में दिक्कत आ रही थी, वरना वो जरूर कुछ ना कुछ आपको जवाब देते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। यही बात कहते ना, ये केजरीवाल की कहानी है, कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी इस डाल कभी उस डाल। तो अभी जब आप कुछ बात करेंगे तो शंकराचार्य पे चले जाएंगे, जब शंकराचार्य पे हम जब बात करेंगे गोल पोस्ट बदल रहा है, गोल पोस्ट बदल रहा है। भाई केजरीवाल के क्लाइंट है, केजरीवाल के क्लाइंट है ना, तो केजरीवाल के दिशा में कुछ बाधा आ रही है, वरना वो जरूर उसके बारे में अपनी बात रखते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। आपकी बात पूरी नहीं आ पाई क्योंकि कुछ नेटवर्क में बाधा थी। धनंजय जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी अयोध्या से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब कुछ और बड़ी खबरों की बात करेंगे कि किस तरह से पीएम के आह्वान का मंदिरों की स्वच्छता पर देश भर में बहुत जबरदस्त असर हुआ है। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पूरे देश में जो मंदिर स्वच्छता का अभियान है और प्रधानमंत्री का आह्वान है वो किस तरह से दिखाई पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर स्वच्छता अभियान का देश भर में हो रहा है जबरदस्त असर। दिख रहा है पूरे देश में जिस तरह साफ सफाई मंदिरों धर्मस्थलों की चल रही है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल्ली के मंदिरों की सफाई का कार्यक्रम है, और सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं, बड़े बड़े नेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बड़े बड़े नेता सफाई कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो बीजेपी के कई बड़े नेता समेत लाखों कार्यकर्ता भी चला रहे हैं अलग अलग जगहों पर मंदिरों में सफाई का अभियान। और ये सब जब हो रहा है तो अयोध्या तो निश्चित रूप से केंद्र है। उधर अयोध्या में भी हर एक मंदिर की सफाई के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग भी जुट गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में श्री कालाराम मंदिर से खुद साफ सफाई की शुरुआत की थी और वहीं से आह्वान किया था। तो पीएम के आह्वान ने एक बार फिर से देश को स्वच्छता अभियान के लिए जगा दिया है। और प्रधानमंत्री के उस आह्वान का असर ये हुआ है कि देश भर के मंदिरों और धर्मस्थलों में स्वच्छता और अधिक बढ़ गई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं और उसका असर होता है। एक बार फिर से दिख रहा है कि मंदिरों और धर्मस्थलों में साफ सफाई से
जो लोगों का जुड़ाव है वो बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल लालचंद, मैं आपके प्रश्न के उत्तर में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें मैं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में खड़ा हूं, उस परिसर में खड़ा हूं, भगवान रामलला का जो भव्य मंदिर आपके सामने है, ये बन करके इसकी सजावट हो रही है। 22 जनवरी को जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी तो यहाँ पर फूल लगाए जा रहे हैं, सजावट की जा रही है, रंगों की लड़ियां लगाई जा रही हैं, तमाम सारे अल्पना बनाई जा रही है। इस तरह से पूरा काम चल रहा है। मैं लालचंद चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन पूरे इस दृश्य को, जो मंदिर का परिसर है, किस तरह से रात दिन यहाँ पर लगभग 6000 से अधिक मजदूर लग करके रात दिन इसको 22 तारीख को एक भव्य स्वरूप दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब उस अवसर के लिए जो है इस मंदिर को खूब सुसज्जित किया जा रहा है। लालचंद्र, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक पल है। 500 वर्षों के इतिहास को पलटने का पल है। ये भगवान राम के तमाम आचरण और उनकी मर्यादा को स्थापित करने का वक्त है। निश्चित रूप से संपूर्ण देश, भारत के कह लीजिए या दुनिया की कह लीजिए, या फिर राम को जो मानने वाले लोग हैं, वो चाहे अल्लामा इकबाल ने कहा कि राम इमाम हिंद थे, निश्चित रूप से वह राम जिसमें का एकात्म और विराट स्वरूप है, बड़ा बांग्मय है, जिसमें सब कुछ समाहित होता है, ऐसा संपूर्ण अयोध्या में आपको देखने को मिल सकता है। जब विभिन्न प्रांतों से विभिन्न भाषाओं के लोग सिर्फ राम संकीर्तन के लिए, भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर आते हैं और उसका दिव्य मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से अयोध्या की साध पूरी हुई है, अयोध्या के साधुओं की साध पूरी हुई है, अयोध्या की सरजू की साध पूरी हुई है, और निश्चित रूप से 22 जनवरी का पल अयोध्या के इतिहास का वह स्वर्णिम पल होगा। कारण ये साफ है कि अयोध्या अगर जानी जाती है तो सदैव लालचंद अपने इतिहास के लिए जानी जाती है, तारीखों के लिए जानी जाती है। एक तारीख होती है जब महाराजा दशरथ के यहाँ भगवान राम पैदा होते हैं, एक तारीख होती है कि उनका राज्याभिषेक होने वाला होता है, उन्हें वनगमन होता है, एक तारीख होती है कि लंका पर विजय करके वापस अयोध्या आते हैं, राम राज्य की स्थापना करते हैं, मर्यादाओं की स्थापना करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम लला के दिव्य मंदिर को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। आपने जो प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, प्रधानमंत्री का हर आह्वान बिल्कुल करंट की तरह लोगों में दौड़ता है। ये तो अयोध्या है, लेकिन आसपास के जितने भी जिले हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से मेरे पास खबरें हैं, पूरे मनोयोग के साथ, चाहे वो मंत्री हो, मिनिस्टर हो या अधिकारी बड़े हों, सब मिलकर के मंदिरों का और स्वच्छता का जो अभियान है पूरे जोर शोर से पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। कारण स्पष्ट है, केवल मंदिर ही न साफ रहे, सड़कें ही न साफ रहे, बल्कि पूरा भारतवर्ष एक स्वच्छता का जो है अभियान चला करके पूरे देश को स्वच्छ रखने की कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की कल्पना है। और एक बार फिर लालचंद, उन्हीं तस्वीरों को आप हमारे दर्शकों को अपनी आंखों में कैद करने दें, जिस तरीके से ये भव्य मंदिर यहाँ आपके सामने है। लालचंद, आशुतोष, मैं इस बात के लिए आपका खास तौर पर धन्यवाद करूंगा कि हम जैसे लाखों लोग, हमारे दर्शक करोड़ों लोग जो अयोध्या में नहीं हैं, आप तो अयोध्या में हैं, लेकिन हम लोगों को भी आपने मंदिर का काफ़ी दर्शन करा दिया कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है, किस तरह सफाई है, किस तरह सजावट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए आशुतोष। अभी वक्त है इस वक्त में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की चर्चा, और ये खबर बिहार से है। बिहार में एक बार फिर से वहां पर जंगल राज पार्ट 2 का आरोप लगा है। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है, जियो पेपर प्राप्त हुए, लड़ता है झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब एक और बड़ी खबर बिहार से। बिहार के एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमले का मामला है ये। लालू यादव के रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहां पर वरिष्ठ अधिकारी की पिटाई का मामला है। जिस तरह से बुरी तरह पिटाई की गई है, गंभीर हालत में है वरिष्ठ अधिकारी। लालू यादव के रिश्तेदार पर आरोप है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के एक रिश्तेदार ने नगर परिषद के एक कार्यपालक पदाधिकारी को बुरी तरह से पीट दिया, और इतना पीटा उस पदाधिकारी को कि पदाधिकारी वेंटिलेटर पर हैं,
और उनके गंभीर हालत को देखते हुए उनको पटना से दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। पदाधिकारी अरविंद सिंह की पिटाई करने वाले शख्स की पहचान लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय के बेटे तनुज यादव के रूप में हुई है। यानी तनुज यादव रिश्ते में लालू यादव के पोते लगते हैं। इस घटना के बाद राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जंगल राज पार्ट 2 का एक बार फिर से आरोप लगाया। तो हमारे संवाददाता राजेश राज इस घटना पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। राजेश, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये मामला हुआ और क्यों इस तरह से पिटाई हुई? हमें लगता है कि पहले इस तरह की घटनाएं हम सुनते थे, अब इस घटना ने एक बार फिर से बीजेपी को मौका दे दिया है जंगल राज पार्ट 2 एक बार फिर से कहने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस मामले को लेकर बहुत आक्रामक है और इससे पहले भी जब आपने देखा कि नीतीश और तेजस्वी दोनों साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर एमएलसी हैं नवल किशोर यादव समेत अनेक जो बड़े नेता हैं वो लगातार जंगल राज वापसी की बात जो है वो करते रहे हैं। जहां तक लालू प्रसाद के भतीजे नागेंद्र राय का सवाल है तो 90 के दशक में उनकी जो है कई घटनाओं में संलिप्तता जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती रही है और अभी भी हम कह सकते हैं कि नागेंद्र राय का इतिहास जो है वो इस तरह का रहा है। तो लगता है बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर है। तो सीधे शब्दों में नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल। तो बेटे की जहां तक बात है तो बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जंगल राज वापसी की बात जो कही है उस पर अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आया है। उन्होंने साफ किया है कि हमारा उस परिवार से, नागेंद्र राय से या और लोगों से कोई लेना देना नहीं है और मैंने एसएसपी को खुद फोन करके कहा है कि जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे हमारे परिवार के ही कोई लोग क्यों ना हो। और उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि आप तेजस्वी यादव को नहीं जानते, हमने एसएसपी को फोन करके कहा है कि इस घटना में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई स्पष्ट तौर पर होनी चाहिए। बहरहाल जो नगर आयुक्त हैं अरविंद सिंह, उनको दिल्ली लाने की जो खबर है वो सोशल मीडिया और तमाम जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर चलने की बात जो है वो सामने आ रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली आकर उनका कहाँ इलाज चलता है, क्या कुछ होता है, यह पड़ताल करने की बात होगी। लेकिन यह मामला जो है काफी सुर्खियां बटोर रहा है और ये भी देखना होगा, जो आपने सही बात कही, कि अब देखना होगा कि आगे इस पर कैसी कार्रवाई होती है, क्योंकि हमला करने वाले ने तो नाम ले लिया, मैं लालू यादव का रिश्तेदार हूं, उनका पोता हूं, तो अब इस पर निर्भर करेगा कि कार्रवाई कैसी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए आपका और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब रिपोर्टर्स डायरी की बारी। और आज रिपोर्टर्स डायरी में जाहिर सी बात है कि अभी तो अयोध्या में जो कुछ चल रहा है वही डायरी में भी है। राम आएंगे, मानो 14 वर्ष के वनवास के बाद राम अयोध्या लौट रहे हों। शालू मौर्य और नीरज मिश्रा 14 दिनों के बाद पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचे हैं। कड़ाके की सर्दी में हरिद्वार से अयोध्या की उनकी यात्रा एडवेंचर टूरिज्म का रोमांच नहीं था, बल्कि मन में विश्वास था कि 22 जनवरी को राम अयोध्या आ रहे हैं। तो हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी ने बातचीत की, उन्हीं की ये रिपोर्ट देखिए। राम आएंगे, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक जज्बा भी है कि 14 बरस के बाद कभी राम इस अयोध्या में आए थे, उसको लेके जो उत्साह और उमंग थी लोगों में, और वही उमंग अगर आप ये देखें, ये सालू कश्यप है, हरिद्वार से पैदल चल के अयोध्या पहुंचे हैं कि राम आएंगे। और इस राम उत्सव को मनाने के लिए ऐसे दर्जनों ऐसे लोग चल रहे हैं सड़क पे, जो कहां कहां से आ रहे हैं, जो भारत के कोने कोने से आ रहे हैं, उत्तर दक्षिण से आ रहे हैं कि राम आएंगे। वही 14 साल का वनवास के बाद जब राम आए थे, वही उल्लास, वही स्फूर्ति, वही उमंग अयोध्या के कोने कोने में आपको दिखेगा। अयोध्या सज चुकी है, राम आएंगे। और 22 तारीख का जो ये आप ये कम से कम ये भारत रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रतीक्षा है, मुझे लगता है कि देश में इससे बड़ा उत्सव आज तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। अयोध्या से मैं विनोद मिश्रा, डीडी न्यूज के लिए।
तो रिपोर्टर डायरी का ये विशेष पन्ना अयोध्या से था। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। कल फिर इसी वक्त हम आपसे जुड़ेंगे इस वक्त प्रोग्राम लेकर। नमस्कार।